सो हेलो एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इन सी एंड सी प्लस प्लस। उसमें हेडर फाइल्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होती हैं। जो आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेडर फाइल्स क्या हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस में, वेरिएबल्स क्या हैं एंड डाटा टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस क्यों की, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या है और क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी। हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही मीनिंग है बेसिकली कि हमें किसी भी कंप्यूटर के साथ अगर इंटरेक्ट करना था, तो हम जैसे इंसान के बीच में बात करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हम एक इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी या किसी को तमिल आती है या पंजाबी आती है, तो हर एक अपनी-अपनी स्पेसिफिक रीज़न के हिसाब से लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर हमें कुछ भी कंप्यूटर से टास्क परफ़ॉर्म करवाना है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा एक डंप डिवाइस है, कंप्यूटर खुद से कुछ काम नहीं करता है, हम उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उस पे काम करेगा, ठीक है? एंड देयर आर मैनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी यूज़ होती है, जिसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, जो सेट ऑफ कमांड जो है वो कंप्यूटर को समझाएगा और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस सब में लिखी जाती है और हम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी तरह से नीड के हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कंटिन्यू टू इन्वॉल्व एंड चेंजेस ओवर टाइम। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो टाइम के साथ चेंज होती है, विद न्यू लैंग्वेजेस बीइंग डेवलप्ड एंड ओल्डर वंस बीइंग अपडेटेड टू मीट चेंजिंग नीडेड। कि हमारी पहले सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, फिर हायर लेवल लैंग्वेज आई जैसे सी आई, फिर सी प्लस प्लस आई, फिर जावास्क्रिप्ट आई, जावा आई। तो जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी, उस बेसिस पर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, वो थी मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में जो हमारा कोड लिखा जाता था, वो 0 और 1 की फॉर्म में कोड को लिखा जाता था। ये हार्डवेयर के हमारे सबसे पास थी, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, उसके ये सबसे पास थी, इसलिए इसको कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम डायरेक्टली 0-1 की फॉर्म में कोड को लिखते थे और कंप्यूटर समझ जाता था। पर इसका सबसे डिसएडवांटेज था कि इसमें डीबगिंग करना सबसे मुश्किल था। अब डीबगिंग का मीनिंग आता है कि फाइंडिंग एन एरर एंड रिजोल्व दैट एरर। हम कैसे उस एरर को फाइंड करें और उसे कैसे रिजोल्व करें, उसे कैसे हटाएं, खत्म करें। अब हमारा कोई भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई वेबसाइट बन रही है या हमारी ऐप बन रही है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ लाइंस जो हैं वो कोड की होगी। तो जब हम 0-1 की फॉर्म में कोड को लिखते थे, तो उसमें एरर फाइंड आउट करना सबसे डिफिकल्ट था। इसलिए हम मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज पे हमने जंप किया, क्योंकि इंसान का दिल कभी भी नहीं बचता है। पहले हम जब साइकिल पे चलते थे, फिर हमारे पास कार आई, फिर बाइक्स आई, कार आई, फिर एरोप्लेन्स आए। जैसे-जैसे यूज़ हमारी नीड बढ़ती गई, वैसे-वैसे हम कन्वर्ट होते गए, नई चीज़ को इन्वेंट करते गए। वैसे ही हम असेंबली लैंग्वेज पे आए। असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो था, वो हमारा असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से कोड को लिखा जाता था, जैसे ए ए ऐड ए कोमा बी। अब ये जो ऐड ए कोमा बी था, इस तरह से कोड में लिखा जाता था और इसे फिर बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता था। अब मशीन कोड में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। उसे नहीं पता है कि ए क्या है, ऐड क्या है, बी क्या है। तो उसे हमें एक मशीन कोड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एट द एंड। अब इसे हम बाद में पढ़ेंगे कि मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में और एक हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास उसके बाद आता है कि असेंबली लैंग्वेज के बाद भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर आए
क्योंकि हमने देखा कि ऐड ए कोमा बी याद रखने की ज़रूरत क्यों है। डायरेक्टली हम ए और प्लस बी करें और हमारे सी में वो वैल्यू डालें और सी को प्रिंट करा दें। तो इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज पे गए। अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करते थे हम मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर जो समझता है 0-1। अब कंप्यूटर 0-1 ही क्यों समझता है? जैसे एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, तो कंप्यूटर पूरा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही काम करता है। तो एक फ्लक्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की, सबने 10th एंड 12th में शायद पढ़ा हो, 11th 12th में, कि फ्लक्स होती है कंप्यूटर की, वो 0-1 की फॉर्म में ही होती है। वो अप जाती है, डाउन जाती है। उसी तरह कंप्यूटर में भी 0-1 की फॉर्म में फ्लक्स होती है। इसलिए वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। उसे हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का यूज़ उसे नहीं पता चलता कि ये क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है हमारा, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे ये लिखा है, इसे हम प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसे होता है प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक मशीन लैंग्वेज में। अब हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे मशीन लैंग्वेज में, तो हमें कुछ तो है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है इसको, कन्वर्टर। कन्वर्टर को हम ट्रांसलेटर्स भी बोलते हैं। कन्वर्टर को हम ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। इसका बेसिकली एग्जांपल है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, किसी भी दौरे पर जाएंगे मीटिंग्स पे जाएंगे, तो वहां पर वो, अब मोदी जी को तो रशियन समझ आती नहीं कि रशिया लैंग्वेज क्या है, ठीक है। और शायद जो रशियन के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें भी हिंदी समझ नहीं आती है। तो उन्हें हिंदी समझाने के लिए एक बीच में ट्रांसलेटर्स, एक लेडीज होगी या जेंट्स होगा, जो भी होगा, वो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। उसे हिंदी भी आती है और उसे रशियन भी आती है। वो हिंदी मोदी जी से सुनता है या सुनती है, और उसे कन्वर्ट करके उन्हें बताती है, और वहाँ से रशियन भाषा को समझती है और हिंदी में समझाती है। वैसे ही हमारा कन्वर्टर या ट्रांसलेटर का काम है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कि मशीन उसे समझ पाए। अब हमारे पास, हम एक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो इनपुट के थ्रू, जो ट्रांसलेटर के अंदर जाता है, और ट्रांसलेटर उसकी एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो लो लेवल लैंग्वेज में हमारी लिखी गई होती है। ठीक है? अब हमारे पास कई तरह के जो ट्रांसलेटर्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इनके लिए। जो इंटरप्रिएटर है उसका काम अलग है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ही यूज़ होता है, पर ये कोड को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक बार में ही कंपाइल कर देता है। इंटरप्रिएटर उसमें जो एरर फाइंड आउट करेगा, वो लाइन बाय लाइन फाइंड आउट करेगा। एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा उसमें आएगा, तीसरी को करेगा, दोबारा आएगा, जहां एरर आएगा उस लाइन पे वो स्टॉप होगा। अगर एरर नहीं है तो मशीन कोड में आउटपुट को कन्वर्ट कर देगा। पर कंपाइलर क्या है, होल प्रोग्राम को एक बार में ही कंपाइल करता है और एरर फाइंड आउट करता है। अगर एरर नहीं है तो लो लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है, या जिसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं हम। अब हमारे पास टाइप ऑफ कंपाइलर्स जो हमारे यूज़ होते हैं, जैसे आपको मैंने बोला जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके लिए कंपाइलर हमारा जो है वो यहाँ पर यूज़ होता है ट्रांसलेटर की तरह। तो ए लैंग्वेज प्रोसेसर है दैट रीड द कंप्लीट होल प्रोग्राम इन ए रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को या उस सोर्स कोड को रीड करता है ये होल प्रोग्राम को, एक ही गो एंड ट्रांसलेट, एक ही गो में, एक ही वे में उसको, मतलब एक ही लूप में, या हम बोल सकते हैं एक ही बारी में उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इक्विवेलेंट मशीन कोड में। और अगर द सोर्स कोड इज ट्रांसलेट टू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली इफ इट इज फ्री ऑफ एरर, अगर इसमें कोई भी एरर नहीं होता है, तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। बट अगर इसके अंदर कोई भी एरर आ जाता है, तो ये मशीन कोड में उसे कन्वर्ट नहीं करता है। ये एरर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को द्वारा बोलेगा यूज़र को कि इसमें एरर है इस लाइन पे, इसे रिजोल्व कीजिए, तभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ऑब्जेक्ट कोड में आपको आउटपुट दूंगा। सेकंड आता है असेंबलर, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता था, उसे भी कन्वर्ट करने के लिए। ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर है, जो एक सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर लेता था इनपुट के थ्रू, और एक कन्वर्ट करके आउटपुट में मशीन कोड को वो देता था।
The assembler is used to translate the program written in assembly language into a machine code. जो assembly language में कोड लिखा है उसे machine code में कन्वर्ट करता था. The source program is an input of assembler. जो source है वो input है और जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट कोड है आपका. और हम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे जैसे दो को प्लस कराना हो तो ऐड ए कोमा बी, इस तरह से. अब जो हमारे पास थर्ड आता है वो बात होती है हमारी इंटरप्रिएटर की. इंटरप्रिएटर का काम वही है कि एक सिंगल स्टेटमेंट को ए सोर्स प्रोग्राम को इनटू मशीन कोड इज डन बाय ए लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट इमीडिएटली बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट लाइन. वो एक लाइन को एग्जीक्यूट कराता है और देखता है उसमें एरर है कि नहीं है. अगर एरर नहीं है तो वो सेकंड लाइन पे जाएगा. अगर एरर आता है तो वो बता देगा कि फर्स्ट लाइन में एरर है. ये लाइन बाय लाइन जो है वो कंपाइल करता है कोड को. पर जो कंपाइलर जो असेंबलर थे हमारे ट्रांसलेटर, वो एक ही बारी में उसको कन्वर्ट कर दिए करते थे. जैसे यहाँ हम प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सोर्स कोड है, उसको इंटरप्रिएटर पे हम इनपुट भेज रहे हैं और वो एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को मशीन लैंग्वेज में. और वो एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. आफ्टर दैट गेट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, या हम जिसे बोल सकते हैं कि वो एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि हेडर फाइल्स सी और सी प्लस प्लस में क्या होती है. हेडर फाइल्स हेडर फाइल्स हमारी एक कंटेन ए प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है. मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो प्री डिफाइंड हमारी फंक्शंस बनाए गए हैं, जो पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं. बस उनकी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर स्टोर होती है. ठीक है. जो हमारा लाइब्रेरी फाइल के अंदर स्टोर होती है, जो हमारा डॉट एच है, वो एक एक्सटेंशन है ऑफ ए हेडर फाइल. वो एक्सटेंशन है सी में या सी प्लस प्लस में. वी रिक्वेस्ट टू दी यूज ए हेडर फाइल इन अवर प्रोग्राम बाय इंक्लूडिंग इट विद ए सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैश इंक्लूड. हम मतलब कि उसे समझाते हैं कंपाइलर को, जो कोड जो लिखते हैं, कि हम फ्यूचर में एक हेडर फाइल्स को यूज़ करेंगे, फाइल को यूज़ करेंगे प्रोग्राम बाय इंक्लूडिंग इन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी. उसमें एक सी प्रोसेसर डायरेक्टरी है जिसे हम यूज़ करेंगे और हम उसके चीज़ों के बारे में जानेंगे. हम इसे कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड और फाइल का नेम जो भी हम लिखना चाहें वो. अब हैश इंक्लूड वैसे है, ये हेडर फाइल्स है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन ए सिस्टम डायरेक्टरी. अब हमारे पास सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में कई तरह की हेडर फाइल्स होती है, जैसे stdio डॉट एच, जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज़ होती है. कि इनपुट और आउटपुट का जो कि काम क्या है, कंपाइलर को समझाना. वो कंपाइलर को कौन समझाता है, stdio डॉट एच जो हेडर फाइल्स हमारी ऊपर यूज़ होगी. अगर हम इस फाइल को यूज़ नहीं करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा जब भी हम कोई इनपुट डालेंगे या हम आउटपुट चाहिए होगी. ये कई टाइप के आपके हेडर फाइल्स हैं. आप इसे पढ़ सकते हैं वन बाय वन और इसकी वर्किंग को जान सकते हैं, ये हेडर फाइल्स और इनकी वर्किंग क्या क्या है. नाउ वी हैव गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कि ये सी प्लस प्लस के हेडर फाइल्स हैं. हम वन बाय वन इसे अलग अगली अगली क्लास में पढ़ेंगे. जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे. जैसे हेडर फाइल सी प्लस प्लस में जो आपकी यूज़ होती है वो एलोक होती है, जो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए होती है, जैसे कैलोक, मैलोक, फ्री. ये सब हेडर फाइल्स के प्रोग्राम्स भी हम करेंगे और कैसे इसका मीनिंग क्या है, कहाँ ये यूज़ होता है, तो इसके बारे में सब जानेंगे. पर हम अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि हेडर फाइल्स होती क्या है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. अब अगला हमारे पास जैसे ये हेडर फाइल्स का हमने एग्जांपल लिया है कि st डॉट हैश इंक्लूड st डॉट h जो है वो एक हेडर फाइल है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है. हम यहाँ पर प्रिंट एफ प्रिंट करा रहे हैं. कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट जब होता है एग्जीक्यूट तो वो मेन से होता है. आफ्टर दैट वो जब प्रिंट एफ के ऊपर आएगा तो कंपाइलर को नहीं पता होगा कि प्रिंट एफ क्या है अगर हम इसमें हेडर फाइल्स नहीं डालेंगे, क्योंकि हेडर फाइल में प्रिंट एफ का इंस्ट्रक्शन है कि ये काम क्या करता है प्रिंट एफ. अगर हम हेडर फाइल को हटा देंगे तो जो प्रिंट एफ होगा वो कब एरर शो करेगा. वो बोलेगा कि एक प्री डिफाइंड डायरेक्टरी है या डिक्लेरेशन है जो आपको इसमें यूज़ करनी पड़ेगी. आगे हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, सी और सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स का यूज़ क्यों किया जाता है और वेरिएबल्स क्या है. ठीक है. वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन
इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम। ये मेमोरी का एक नेम है लोकेशन की। हम कोई भी प्रोग्राम में जैसे हमने यहाँ पर एक द 100 वैल्यू को var में डाल दिया है, पर ये जो वैल्यू जाके स्टोर होगी वो कहाँ होगी? वो वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी में, और मेमोरी में उसका कुछ तो एड्रेस होगा और उसका कुछ तो नेम होगा ना। तो हम एड्रेस नहीं याद रखते हैं, इसलिए हम उसको एड्रेस हम नहीं असाइन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली असाइन होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। तो हम इसको एक नेम डिफाइन करते देते हैं वेरिएबल, मतलब कोई भी डाटा को स्टोर कराने के लिए, कि मेमोरी से जब हमें फैच करना है उसको वापस लाना है, स्टोर तो करवा दिया है, पर जब हम उसे वापस लाना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल यहाँ पर हमने यूज़ किया है var नाम से, ठीक है। और जो हमारा मेन फाइल से यहाँ आया और वेरिएबल चेक किया, अच्छा इसने वेरिएबल हमने प्री डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया एक वेरिएबल है var नाम का, हम उसमें 100 वैल्यू डाल रहे हैं और प्रिंट करा दे रहे हैं वैर की वैल्यू, और आंसर जो आ रहा है वो हमारा 100 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने 100 वैल्यू को एक वैर में डाला था। अब ये सी प्लस प्लस का कोड है, सी में हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा ए लिखते तो सेम आउटपुट आती। बस ये सी प्लस प्लस है तो इसका सिंटेक्स चेंज है, इसलिए इसमें काउंट राइट स्लैश वैर लिखा गया है कि इसको प्रिंट कराने के लिए वैर की वैल्यू 100 डाली हाँ, और इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। नाउ हम मूव करते हैं कि व्हाट इज डाटा टाइप, और हमारा वेरिएबल का बेसिक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम जो है मतलब कि सिलेंडर में कभी गैस ही भर सकते हैं, हम उसमें चीनी या नमक नहीं भर सकते। वैसे नमक के डब्बे में हम कभी गैस नहीं भर सकते। वही हम रिलेट करेंगे कि डाटा टाइप किस तरह से वेरिएबल्स के लिए यूज होता है इन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। हम जो डाटा टाइप्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक द टाइप ऑफ डाटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर, हम वेरिएबल को पहले ही बता देते हैं, ये जो मेमोरी में है, कि हम इस तरह का डाटा ला रहे हैं और इस तरह का डाटा स्टोर होना चाहिए। तो पहले से ही हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सा डाटा, दैट टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल कैन स्टोर, कि ये वेरिएबल कौन सा डाटा स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक var नाम का वेरिएबल तो बना दिया जिसमें 10 वैल्यू डाली, पर वो किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा? इंट करेगा, जैसे कंप्यूटर्स में होता है, इंट करेगा, फ्लोट करेगा, करैक्टर करेगा। मतलब इंट मतलब इंटीजर टाइप, मतलब 10 वैल्यू स्टोर करेगा, 20 करेगा, या 30 करेगा, या 40 या 100। पर अगर हम करना चाहें कि 10.02 वैल्यू को स्टोर कराना चाहे तो यहाँ स्टोर नहीं होगी, यहाँ एरर आएगा। पर आजकल के कंपाइलर बड़े एडवांस हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली ही समझ जाते हैं कि ये 10.02 है तो शायद गलती से लिख दिया हो, और वो 10 को यहाँ स्टोर करा के प्रिंट करा देते हैं। और जैसे सी आउट तो आपको पता है, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए मैंने बता दिया सी प्लस प्लस में यूज होता है, ठीक है। एंड नाउ हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कि जो हमारा इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है। ये तो एक मेमोरी लोकेशन है जो लिमिट है, पर इनका जो इंटीजर टाइप का जो आपका, मतलब इंटीजर टाइप का जो भी आपका वेरिएबल्स होगा, उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे। वैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग्स वैल्यू, लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। करैक्टर है, करैक्टर का मतलब मेरा नाम ही प्रिंट कराना चाहते हो या वहाँ शो कराना चाहते हो, तो मेरा नाम जब आप लिखोगे तो वहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक यू। आज के लेक्चर में अगर किसी को भी डाउट हो तो वो डाउट अपना पूछ सकता है। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ एक रीकैप के थ्रू हम पढ़ लेते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। द बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दें और कंप्यूटर हमें वो टास्क परफॉर्म करके दे। अब कंप्यूटर की ज़रूरत भी क्यों पड़ी थी? अगर मैं उसे बोलूँ कि 10 × 10 मल्टीप्लाई करके दे, तो वो शायद 1 मिनट में कर दे, ठीक है बच्चा, या फिर 30 सेकंड में कर दे। पर अगर मैं आपको बोल दूँ कि थाउजेंड्स, मतलब कि 1 लाख को 10 लाख से या 20 लाख से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको टाइम लगेगा ना, 10-15 मिनट लगेंगे हाथ से मैन्युअली काम करने में। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट और इंटरफेस। इंटरफेस क्या है कि जैसे हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप का जो वेब पेज खुलता है वो एक इंटरफेस है। पर हम मैसेज भेज रहे हैं कैसे, बैकग्राउंड में प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये कैसे रन हो रहे हैं। वैसे ही हमारे
कैसे वो प्रोग्राम्स रन हुए, इसलिए हम डाटा टाइप्स का इसमें यूज़ करते हैं। डाटा टाइप्स क्या वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कहाँ एक मेमोरी की नेम होता है कि मेमोरी इस मेमोरी में इन नेम ए का वेरिएबल स्टोर है तो मेरे को वापस वो चाहिए। एंड लास्ट में हमने वही हेडर फाइल्स वगैरह पढ़े, ठीक है। और डाटा टाइप्स है ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये प्लीज़ पढ़ के आना एंड तभी हम नेक्स्ट क्लास में मिल पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।